नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं भाई आज के टाइम में? हमारे 6, और उन 6 की अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और ये पार्ट 3 है हमारा, इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कितने आर्टिकल के अंडर में आते हैं? तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अब 6 हो गए हैं। वो एक कौन सा कम हुआ वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट, मूल और मौलिक अधिकार, वो अधिकार जिनको ना तो गवर्नमेंट छीन सकती है और ना ही पब्लिक छीन सकती है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार भाई ना तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई जो पब्लिक में है, कोई भी है, वो आपसे छीन नहीं सकता। भाई जो मूल अधिकार हैं, भाई आपके जीने के लिए जो मूल अधिकार होने चाहिए, वो अधिकार हैं ये। फंडामेंटल राइट्स कैन टेकन फ्रॉम, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, कौन सी कंट्री से इनको अडॉप्ट किया गया है? भैया यूएसए से। स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया 1950 में 7 फंडामेंटल राइट थे। बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया। इन आर्टिकल 300A पार्ट, ये कौन सा है भाई? 12th पार्ट में। अच्छा, अब देखो इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी कुछ नहीं है, सिंपल सी है। एक्चुअली जो प्रॉपर्टी का राइट था ना, ये हमारा फंडामेंटल राइट था। अब भाई सरकार को कोई गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट आ रहा है, वो भैया किसी के खेत में से गुजरना है या कहीं वो प्लॉट में से गुजरना है या किसी घर के ऊपर से गुजरना जो खेतों में बना रखा है, तो वहाँ पे सरकार को प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन भैया जो ओनर है वो, और सरकार उसको पैसा भी दे रही है, लेकिन जब सरकार पैसा देती थी तो ओनर कहता था भैया इतने पैसे तो हमें नहीं चाहिए, ये तो बहुत कम अमाउंट है। और सरकार कहती है हमें तो ये चाहिए ज़मीन। तो भैया वो बंदा क्या करता? सुप्रीम कोर्ट चला जाता कि देखो जी, ये हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या कह सकते हो कि भैया दिक्कत दे रहे हैं। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया ये फंडामेंटल राइट है, ये इनका राइट टू प्रॉपर्टी, आप इनकी प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते या ले नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, इनकी मर्जी है। तो भाई साहब, अब सरकार अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाए? तो उस टाइम पे मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ना, अब इसको हटा भी नहीं सकती सरकार, भाई सीधा हटा दिए, फंडामेंटल राइट खत्म कर दे, ये भी नहीं कर सकती। तो और इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, इन फंडामेंटल राइट्स को? ये भी मैं आपको बताऊंगा, आर्टिकल 32। लेकिन जब ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, इस फंडामेंटल राइट को सरकार हटा तो सकती नहीं, तो हटा नहीं सकते, तो इसने क्या किया, इस राइट को उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, लेकिन पार्ट 12 में भेज दिया, आर्टिकल 300A के अंडर में। अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहा, ये लीगल राइट बन गया। और लीगल राइट में सरकार जो पूंजी देगी उसमें उसको देनी पड़ेगी वो जमीन जहां से सरकार का प्रोजेक्ट गुजर रहा है। इस लीगल राइट को लेके बंदा हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भैया ये आपका फंडामेंटल राइट तो है नहीं, आप इसको नीचे वाले कोर्ट में जाके लड़िए। अब नीचे वाले कोर्ट में लड़ता रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसका मामला जो है वो रहेगा ही, सरकार जीत जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट में जाके ये लड़ सकता है भैया, वहाँ पे उसकी इस चीज़ की सुनवाई होगी। ये मैं आपको बताऊंगा आगे। लीगल राइट है ये, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, इसकी सुनवाई, इसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है भाई, किस तरह से अगर उसको ज़मीन नहीं देनी तो वो क्या करेगा, ठीक है। अब आप समझ गए राइट टू प्रॉपर्टी हमारा कौन से पार्ट में चला गया? पार्ट 12 में, आर्टिकल 300A में। ये अब हमारा लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। अब हमारे 6 फंडामेंटल राइट है, स्टार्टिंग में कितने थे? 7 अधिकार। ये जो फंडामेंटल राइट है इन फ्रांस, ये जो फंडामेंटल राइट है ना, फ्रेंच लैंग्वेज में इनको क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा। पार्ट थर्ड को, जो ये हमारा पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। अगर फंडामेंटल राइट को कुछ टाइम के लिए रोकना है तो कौन रोक सकता है? तो किसके पास पावर है भाई? प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है। अब उसमें भी कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो नहीं रुकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे, या कोई ऐसी आपदा आ गई है जैसे वॉर के टाइम पे, तो 2-3 फंडामेंटल राइट हैं जो रुकते नहीं हैं, बाकी मैं आपको बताऊंगा। भाई अब जीने का अधिकार तो छोड़ोगे ना फंडामेंटल राइट में, वो भी थोड़ी ना ख़त्म कर दोगे। तो सीधी सी बात है, फंडामेंटल राइट को कौन रोक सकता है? प्रेसिडेंट। कब, किस टाइम पे? इमरजेंसी लगी है वॉर के टाइम पे। और परमानेंट ख़त्म करना है, और अगर कोई ऐसा राइट है जिसको ख़त्म करना है, भाई अब ख़त्म करना है, क्यों करना है? कि भाई वो जो राइट है वो समाज के लिए एक दब्बा है, तो उसको कौन ख़त्म करेगा? सीधी सी बात है, पार्लियामेंट में सीधी सी बात है, कोई ऐसा, चाहे आप कह सकते हो कोई ऐसा आर्टिकल में कोई ऐसा राइट दे रखा है जो भाई समाज के लिए एक धब्बा है, गलती से दे दिया गया उस टाइम पे, तो उसको अगर हटाना है तो कौन हटाएगी? पार्लियामेंट।
जैसे कि तीन तलाक का, तलाक में भी ये जो अब हम कहते हैं तीन तलाक हट गया, लेकिन तीन तलाक में भी तीन तरह के तलाक होते हैं इन मुस्लिम्स में, ठीक है। इनका मुझे नाम तो नहीं पता है, लेकिन जो थर्ड नंबर का तलाक था ना, जो थर्ड नंबर का, बता दूंगा मैं आपको, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इनका नाम तो होता है उर्दू में दब्बाए वबाए, ठीक है। तो तीन तलाक में जो हटाया गया वो थर्ड नंबर का जो तलाक था ना उसको हटाया गया है, ठीक है। तीन तलाक में भी तीन पार्ट हैं, उसमें से थर्ड पार्ट को हटा दिया, और बाकी जो दो पार्ट हैं वो आज भी कायम है। तो कभी आप ये मत सोचना तीन तलाक में तीनों को हटा दिया, नहीं नहीं। हु प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट ऑफ ए पर्सन, तो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करेगी भैया, सरकार ही होती है जो इस चीज़ की गड़बड़ करती रहती है, तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगी, तो भैया उनको प्रोटेक्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब आते हैं हम आर्टिकल 12 पे। आर्टिकल 12 जो फंडामेंटल राइट का, वो क्या बोलता है, परिभाषा देता है मूल अधिकार की। मूल अधिकार के बारे में डेफिनेशन है, क्या बोला गया है, आर्टिकल 12 बोलता है स्टेट ऐसा कोई लॉ रूल नहीं बनाएगा, ठीक है, जो किसी के मूल अधिकार छीन रहा है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं बनाएगी, रूल नहीं बनाएगी या लॉ नहीं बनाएगी जो किसी के मूल अधिकार को हानि पहुंचा रहा है, रोक रहा है। लेकिन स्टेट लोगों में कानून का जो डर है वो बनाए रखने के लिए नियम कानून जरूर बना सकती है। समझ रहे हो आप, फंडामेंटल राइट्स अगर किसी के छीने जा रहे हैं तो ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, भाई लोग थोड़े से हिसाब से चलें, कानून के हिसाब से चलें, तो इस तरह के नियम बना सकती है। स्टेट मीन्स क्या होता है, हम स्टेट मीन्स हमें सोचते हैं राज्य, नहीं नहीं, स्टेट मीन्स होता है स्टेट गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोलते हैं ना, जब पढ़ते हैं आर्टिकल्स को, तो उसमें स्टेट लिखा जाता है। तो स्टेट मीन्स ऐसा नहीं सिर्फ राज्य राज्य, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटी हैं गवर्नमेंट, जैसे सरपंच हो गया, मेयर हो गया, बीएमसी होगी, नगर पालिका हो गई, इस तरह से। उसके बाद भाई इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, ओएनजीसी होगी, मतलब जो ये डिपार्टमेंट है, कह सकते हो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसके कोई अथॉरिटी कह लो, ठीक है, कोई अथॉरिटी है, कोई डिपार्टमेंट, उसको बोल दिया गया स्टेट। अच्छा, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, डेरोगेशन मतलब मूल अधिकार ओके हैं, बट मूल अधिकार से किसी को प्रॉब्लम हो तो आर्टिकल 13 के अंडर में मूल अधिकार हटा दिया जाएगा। अब ये क्या बात हुई भाई, मूल अधिकार तो चाहिए हर आदमी को जो उसके लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, ज़रूरी हैं जो भाई बात चीज़ें काम करने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मूल अधिकार है जो किसी उस मूल अधिकार से, उस फंडामेंटल राइट से किसी को प्रॉब्लम है, तो आर्टिकल 13 के अंडर मूल अधिकार हटा दिया जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, 16 जनवरी 1950 को, ध्यान रखना। को आर्टिकल 13 बोलता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना 16 जनवरी 1950 को, तब आर्टिकल 13 बोलता है कि 1950 से पहले जो लॉज, जो कानून बने हुए थे, जो भी ब्रिटिश रूल टाइम पे, ब्रिटिश इंडिया ने जो भी, अंग्रेज़ों ने जो भी हमारे लिए कानून बनाए गए थे, वो जो लॉ है ना वो लागू थे भाई। 16 जनवरी 1950 से पहले वो लोग क्या थे, वो लागू थे। और वो लागू क्या है, कुछ ऐसे काफ़ी सारे, कुछ नहीं काफ़ी सारे ऐसे लॉ थे, उन्हीं को फॉलो किया गया, जैसे कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। बस वो लॉ मौलिक अधिकारों को डिस्टर्ब ना करें, समझ रहे हो। अब देखो, नहीं आई होगी आपको बात समझ में भाई, यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 16 जनवरी 1950 को, सीधी सी बात है। तो उस टाइम पे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो आर्टिकल 30 था। तो आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 ने बोला कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले से जो लॉ चले आ रहे हैं वो लॉ हमारे रहेंगे बिल्कुल, जैसे कि आईपीसी हो गया, इंडियन पिनल कोड हो गया, ठीक है। बस ये है कि वो लॉ जो बने हुए हैं ना, वो मौलिक अधिकारों को डिस्टर्ब ना करें, उनको भैया अगर ख़त्म कर रहे हैं तो उस लॉ को हटा दिया जाए। ये बात बोलता है हमारा आर्टिकल 13। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ 1950 को, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल राइट थे वो तय कर दिए गए। उस टाइम पे तो 7 थे, राइट ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, बाद में हटा दिया गया। इससे पहले जो पर्सनल लॉ थे, ठीक है, 1937 में जैसे 3 तलाक, सरिया, हर पर्सनल लॉ मतलब हर धर्म के लिए, जैसे हिंदू धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए कानून बनाए गए थे। पर्सनल मतलब उनके लिए लॉ, ये थे भैया 1937 में बनाए गए, ठीक है। जैसे लेकिन उसके बाद क्या है कि भाई ये देखा गया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो ये देखा गया कि ये जो 3 तलाक का जो मामला है ये भैया ठीक नहीं है, लोगों को दिक्कत होती है, लेडीज़ को, वुमेंस को इनसे दिक्कत होती है, मुस्लिम जो लेडीज़ हैं, तो इसको हटाया जाए। ये खिंचता ये अब जाके ख़त्म हुआ था, ठीक है।
तो सरिया जो बानो केस आया था ना, उस केस में ये देखा गया कि भैया ये जो 3 तलाक का जो केस है ना, ये जो मैटर है, इसको सोल्व करना चाहिए। अब कांग्रेस गवर्नमेंट आपको पता है किस तरह से केस को, अब ये आके बीजेपी ने इसको सोल्व कर दिया। 3 तलाक का जो 3 तलाक में मैंने आपको बताया 3 पार्ट थे, तीसरे पार्ट को हटा दिया गया। तो ऐसा कह सकते हो आप सिंपल भाषा में, ऐसा जो राइट है वो जो समाज के लिए धब्बा है उसको आर्टिकल 13 के अंडर में उसको अगर वो मौलिक अधिकार में आता है तो उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद पास्ट में आप उसके बाद आगे आपको पता है 1950 के बाद जो जो चेंज हुए हैं वो आप अभी पढ़ ही रहे हो, ठीक है। 3 तलाक हटा दिया गया, फिर आगे और जो भी मौलिक अधिकार में कुछ चीज़ें हैं जो अपडेट की गई वो अपडेट कर दी गई, अमेंडमेंट लेके आने थे वो लेके आए गई। अब आगे देखो, आर्टिकल 13 के अंडर में ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो मौलिक अधिकारों को डिस्टर्ब करे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा भाई, आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, आर्टिकल 32 क्या है, ये प्रोटेक्शन करता है हमारे मौलिक अधिकारों को, ठीक है, जो अब आगे आप पढ़ोगे। और आर्टिकल 226 ये किस लिए, हाई कोर्ट का, ये भैया भी हमारे ये तो हाई कोर्ट है तो सीधी सी बात है प्रोटेक्ट ये भी करता है हमारे मौलिक अधिकारों को, लेकिन कौन कौन से वो आगे आप देख लेना। अब हम पढ़ते हैं भाई जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, वैसे तो 7 थे, एक हट गया, तो 6 जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ कहाँ किस किस आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही फंडामेंटल राइट, जो 6 मौलिक अधिकार है ना, उसमें से जो पहला फंडामेंटल राइट के जितने भी आर्टिकल हैं वो पढ़ेंगे, फिर ऐसे करके वीडियो आती रहेंगी। ज़्यादा बड़ी वीडियो बन सकती है लेकिन क्यों बनानी यार। आर्टिकल 14 में आता है हमारा पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी जो ये फंडामेंटल राइट है ये कितने आर्टिकल तक चलेगा, ये चलेगा आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब ये राइट टू इक्वालिटी क्या है भैया, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या, कानून के समत समानता, कानून के आगे सब बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, ये बात बोली गई राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ में। किसने ये सिद्धांत दिया, तो भैया ये सिद्धांत दिया था एवी डिके ने, और फिर इसके सिद्धांत को फॉलो किया किसने भैया, ब्रिटेन ने, ठीक है। और फिर हमने ब्रिटेन से यूके से हमने इस सिद्धांत को 20% अडोप्ट किया, पूरा नहीं अडोप्ट किया, 20% अडोप्ट किया। कुछ कमियां लगी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको लगा कि नहीं हमारे हिसाब से तो यहाँ से आप सिर्फ 20% उठाओ वो ठीक रहेगा। अच्छा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने फॉलो किया भैया 80%। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएसए से, ये यूके का, ये यूएसए से, ठीक है। तो इसको हमने लगा ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है, तो इसको हमने पिक किया यूएसए से, कितना परसेंट, 80%। इसकी कुछ बातें थी वो हमने उठा ली जो ज़रूरी थी, यहाँ से जो ज़्यादा बातें ज़रूरी थी वो उठा ली हमने। लेकिन यहाँ पे आप कहोगे कि भाई इक्वालिटी बिफोर लॉ में, इक्वल बिफोर लॉ में तो सारे पर्सन आ गए भाई, सारे कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा पद का नहीं भाई, अगर सबके लिए लॉ समान है। लेकिन यहाँ पे भी देखो आप देखने को मिलेंगी चीज़ें। अब इट मीन्स ऑफ 2 पर्सन है, मान लेते हैं अगर 2 पर्सन है, उन्होंने सिमिलर सिचुएशन में सर्कमस्टांसिस में क्राइम कमिट कर दिया विद सिमिलर सर्कमस्टांसिस इंटेंशन, देन बोथ पर्सन विल बी पनिश इक्वली। अब यहाँ पे क्या है कि 2 पर्सन है, उन्होंने सिमिलर सिचुएशन में, उनके हालात सिमिलर थे और उन्होंने क्या है भैया कोई क्राइम कर दिया विद सिमिलर सर्कमस्टांसिस में, 2 पर्सन अलग अलग हैं, उन्होंने सेम सर्कमस्टांसिस में उन्होंने क्राइम कर दिया। इंटेंशन, देन बोथ पर्सन विल पनिश इक्वली, उनको इक्वली पनिश किया जाएगा, लेकिन कुछ हद तक अलग देखा जाएगा। कैसे अलग देखा जाएगा, क्लासिफिकेशन के नाम पर। अब वो कैसे भाई, पनिश तो उनको इक्वली करना जाना चाहिए, लेकिन उनको अलग देखा जाएगा। कैसे, जैसे महिला को भारत में फांसी नहीं लगी है आज तक, ठीक है। तो अब इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, हर हमारे लॉ के हिसाब से भाई सारे समान हैं, सारे बराबर हैं, तो उनको लड़की को भी फांसी देनी चाहिए जिसने भी क्राइम किया है इस तरह का, तो उसको भी फांसी हो, लेकिन नहीं दिया गया है, तो उसमें भी क्लासिफिकेशन हो जाती है। कुछ ये तो इस तरह के कुछ जो डिफ्रेंशिएशन है वो करना ठीक भी है, ताकि समाज को बेहतरीन बना के रखा जा सके भाई, बेहतरीन बना के रखने के लिए।
अब प्रेसिडेंट और गवर्नर हैं आर प्रोवाइड सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी। अब इनको भैया अब इक्वल बिफोर लॉ के हिसाब से जो ये राइट है भाई, सब कानून के समान हैं, बराबर हैं, तो उसके हिसाब से तो प्रेसिडेंट और जो भी वो भी तो देश का बंदा ही है, उसको भी तो सारे लॉ उसके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन नहीं, उनको थोड़ा सा कह दो इम्यूनिटी दी गई है, छूट दी गई है। क्या? आर्टिकल 361 के अंडर में, आर्टिकल 361 के अंडर में क्या बोला गया वो तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 71 में क्या है, प्रेसिडेंट के बारे में अगर आपने पढ़ना है तो आर्टिकल 71 में आपको देखने का मिलेगा। लेकिन कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो 71, गवर्नर से रिलेटेड 162। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर को भाई क्या इम्यूनिटी दी गई है? अब यहाँ पे तो जो नॉर्मल बंदे थे उनको इक्वली पनिश किया जाएगा, उन्होंने सेम सर्कमस्टांसिस में मर्डर किया है या कोई क्राइम किया है। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन है, महिलाओं को आज तक कोई फांसी नहीं दी गई है भाई, अगर आप देखोगे तो वो चीज़ है क्योंकि भाई समाज अच्छा बन सके। इस तरह का भाई महिलाओं को भी लटकाने लग गए तो फिर थोड़ा सा ठीक नहीं है। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं उनको अगर जब सोचा जाए ना कि महिलाओं को एक संदेश कैसा जाएगा समाज में, वो चीज़ ठीक नहीं है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर की बात हम कर रहे थे इक्वल बिफोर लॉ में। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर किसी का मर्डर कर दें तो सज़ा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन पे जो इक्वल बिफोर लॉ है वो नहीं लग, जो इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है वो भैया इस पे क्या नाम है अपने प्रेसिडेंट और गवर्नर पे नहीं लगता। अब आप कहोगे राइट ऑफ इक्वलिटी में फंडामेंटल राइट है 14 से 18 तक, फिर उसमें हम देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमने ये फॉलो किए हैं 20% जो ब्रिटेन से, यूके से, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने 80% यूएसए से फॉलो किया है। तो ये जब हर आदमी के ऊपर लागू, तो ये भी तो आदमी हैं देश के, इनके ऊपर लागू क्यों नहीं है? अगर भैया कानून के अंडर में तो ये भी आएंगे, इन्होंने मर्डर कर दिया तो भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ इन पे नहीं लगता है। फाइन लगा सकते हैं लेकिन भैया उनको सज़ा नहीं सुना सकता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट को भाई उन्होंने मर्डर कर दिया तो उनको 10 साल की अगर सज़ा दे भी तो उसके पास अधिकार है। प्रेसिडेंट के बारे में जब हम आर्टिकल में पढ़ेंगे 71 में तो आप देखोगे प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होती है कि वो अपनी सज़ा खुद माफ़ कर सकते हैं या किसी और की भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। आर्टिकल 71 में ये हम देखेंगे आगे के अंडर में वो अपनी सज़ा माफ़ कर लेगा। अब उनको सज़ा दे दी सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की, उन्होंने भैया अपनी जो सज़ा है वो खुद ही माफ़ कर ली, उनके पास ये पावर है। और सेम यही चीज़ सेम गवर्नर को है, गवर्नर को भी पावर है आर्टिकल 162 के अंडर में। लेकिन इनको सज़ा तब तक नहीं सुनाई जाएगी जब तक, ये सुनाने की बात हो रही है, सज़ा उनको हम तब तक नहीं सुना सकते जब तक ये अपने पद पर हैं, ये अपनी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो इनको भैया जब तक सज़ा नहीं सुना सकता सुप्रीम कोर्ट जब तक ये अपने पद पर हैं। लेकिन जब इनका जो पद है वो ख़त्म हो जाएगा, इनका जो पद है, उनकी जो टाइम पीरियड है ड्यूटी का वो ख़त्म हो जाएगा, तो जो उनके पास अधिकार है ना खुद को सज़ा कम हटाने का, कम करने का, वो जो अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा। वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जज क्या है इनको सज़ा सुना सकते हैं। अपने कार्यकाल में ये आर नॉट आंसर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, अगर इनके ऊपर केस चल रहा है और ये ऑन ड्यूटी हैं, गवर्नर साहब अपने पोस्ट पे बैठे हैं, प्रेसिडेंट साहब अपनी पोस्ट पे बैठे हैं, तो ये किसी कोर्ट में जाके केस चल रहा है तो वहाँ पे गवाही नहीं देंगे या अपनी बात नहीं रखने के लिए भैया आंसरेबल नहीं है कि हम जाके उनको ना कोई ज़रूरत नहीं है भैया, आपके पास ये पावर है, इम्यूनिटी है, आप इंजॉय कीजिए इसको। लेकिन जब भी आप पोस्ट से उतरेंगे, रिटायरमेंट होंगे या जो भी होंगे, तो भैया आपको सुप्रीम कोर्ट सज़ा सुना भी सकता है और सज़ा दे भी जा सकती है। आगे हम देखेंगे आर्टिकल 15 देखो, ये तो डिटेल में हो गया ज़्यादा। आर्टिकल 15 देखो क्या है भाई, आर्टिकल 14 क्या हो गया, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल जो 14 है, जो राइट टू इक्वालिटी है, वो कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 14 से 18। पहला हमने उसमें पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमने अडोप्ट किया कहाँ से, ब्रिटेन से, यूके से 20%। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में से जो यूएसए का लॉ है उसमें से हमने भैया 80% अडोप्ट किया। मैंने गवर्नर का बता दिया, गवर्नर प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा होता है भाई, आर्टिकल 71, गवर्नर का 162। और इन लोगों को सज़ा नहीं सुनाई जा सकती जब तक ये भैया अपने पद पर बने हुए हैं। अगर इन्होंने किसी का मर्डर भी कर दिया तो ये किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल 15 क्या बोलता है, से सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन पब्लिक किसी के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। वो 5
जो टाइप हैं उनके हिसाब से कौन से भेदभाव वो नहीं कर सकता भाई। 5 जो टाइप है उनके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक क्या है, किसी भी पर्सन से भेदभाव नहीं कर सकती। तो भाई पहला है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। और अदर में भी क्या है कि अगर किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए अगर भेदभाव करना है जो भैया उसके भलाई के लिए अच्छा है तो वो कर सकते हो। जैसे हैवी ड्यूटी वर्क पे वुमेन को काम करने के लिए भैया नहीं भेजा जाता कि भैया ये ठीक नहीं है। हैं आर्मी में आप देखोगे वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो अब तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन लड़ाई के टाइम पे उनको, वॉर के टाइम पे उनको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता। क्योंकि आपको ये बात बेसिक पता है, कॉमन चीज़ें हैं कि भैया आर्मी में वो लड़ाई पे बॉर्डर पे जाएंगे, उस साइड में मेल हैं, ये फीमेल हैं, इनको भैया पकड़ लिया तो रेप करेंगे, मार दिया तो रेप करेंगे, ठीक है। तो ब्रूटलिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनको नहीं भेजा जाता। और हैवी ड्यूटी वर्क पे भाई वुमेन बॉडी के उसके हिसाब से जो फिजिकल स्ट्रेंथ है मैन की ज़्यादा होती हैं, इसलिए। अब धर्म के आधार पर भाई ये मुसलमान है, इसको ये काम नहीं करने देना, ये हिंदू है या ये वो है, तो धर्म के आधार पर भैया यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई ये इस धर्म का है, इसको यहाँ पे जाने के लिए रोक है, नहीं, गलत हो जाएगा। जाति के आधार पर भेदभाव करना कि भाई ये नीची जाति का है, तो उसके आधार पर जो भेदभाव वो भी नहीं किया जाएगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, भाई ये नीची जाति का, इसको ये यहाँ पे काम नहीं करने दे सकते, यहाँ पे नहीं बैठ सकता, इस मंदिर में नहीं जा सकता। तो ये जो भेदभाव है पब्लिक भी नहीं करेगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं करेगी। वंश के आधार पर कि भैया इनका जो वंश है, तो वंश के आधार पर आप कह सकते हो भाई किसी को जज किया जाए, उसको बेइज्जत किया जाए, तो वो वंश के आधार पर भी क्या है भैया, ये अधिकार है। आर्टिकल 15 के हिसाब से उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा उस पर्सन के साथ, ना स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक। लिंग के आधार पर, अब लिंग के आधार पर भाई मैन वुमेन या ट्रांसजेंडर है तो उसके आधार पर भाई उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर कि बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया से है, तो उसके आधार पर जो भेदभाव है वो नहीं किया जा सकता। कौन से आर्टिकल ये हमें प्रोटेक्शन करता है? ये आर्टिकल हमारा 15 राइट ऑफ इक्वालिटी के आर्टिकल चल रहे हैं। ये राइट ऑफ इक्वालिटी जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है उसके हिसाब से। रिजर्वेशन में अगर आप देखते हो कि भाई आप कहोगे राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर में, राइट टू इक्वालिटी के अंदर में, तो भाई सब के लिए सारी चीज़ें बराबर हैं, तो ये आरक्षण क्यों दिया जाता है जाति के आधार पर? आपने बोला कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो भाई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा भेदभाव किया जा सकता है जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब पॉजिटिव जो भेदभाव है जिससे भाई एक समाज सुधरे, तो उसमें आप भेदभाव कर सकते हो। जैसे ये रिजर्वेशन वही चीज़ आ जाती है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वाइडली पढ़ना स्टार्ट करें तो बहुत बड़ा है, हर एक चीज़, हर एक बात पे, हर एक फैक्टर पे, समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से सोचा जाए तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं निकलने को। लेकिन मोटा मोटा तो हमें पता होना चाहिए ना। अब आप कहोगे हमने पढ़ा कि 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो 5 जो चीज़ें हैं उसमें तो जाति आती है। जाति में तो ये रिजर्वेशन तो जातियों में दिया गया है, SC ST OBC, ठीक है, माइनॉरिटी। तो भैया यहाँ पे इसने बोला है कि ये पूरे में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर पॉजिटिव चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ की जा रही है तो उसके लिए रोक टोक नहीं है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। तो रिजर्वेशन जो है क्या है भाई, जो नीची जाति थी, जैसे ये ST है, ये हमारी SC ST, ठीक है, OBC थोड़ी और नीचे, थोड़ी और ऊपर लगा लो, फिर जनरल सबसे ऊपर। तो जो ये अपर कास्ट थी और लोअर कास्ट थी, इन लोअर कास्ट को इनके बराबर मिलाने के लिए, ताकि एक अच्छा समाज रहे, तो भैया इनको रिजर्वेशन दिया गया ताकि ये भी अपने जो चीज़ें हैं उनको, एजुकेशन को, काफ़ी चीज़ों में ये उठ सकें ऊपर, इकोनॉमिकली उठ सकें, ठीक है, एजुकेशन में उठ सकें, एजुकेशन की फील्ड में, तो भैया इनकी हालत थोड़ी सी ठीक हो जाए, इसलिए इसको बोला जाता है पॉजिटिव भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद भाई राइट टू इक्वालिटी में आता है हमारा आर्टिकल 16 में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब भाई ये क्या है, गवर्नमेंट जॉब में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप देखते हो रिजर्वेशन मिलता है, यहाँ पे भी भाई आरक्षण है पढ़ाई में, सिलेक्शन में। OBC की कट ऑफ अलग आएगी, SC ST की बिल्कुल नीचे आएगी, जनरल की थोड़ी ऊपर आएगी, तो ऐसे ही। तो यहाँ पे भी, तो ये क्या है, पॉजिटिव हमारा जो क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। पॉजिटिव में तो आप कर सकते हो, नेगेटिव नहीं कर सकते। अगर समाज में नेगेटिव कुछ चीज़ें जा रही हैं, भाई भेदभाव किया जा रहा है, तो वो सहा नहीं जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आरक्षण पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है जी, समझ गए हम बात, ताकि वो उन छोटी जातियों को ऊपर लेके आ जाए, उनका जो एजुकेशन है इकोनॉमिकली वो ठीक हो। आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, ना कि धर्म के आधार पर, बिल्कुल ठीक है जी। आरक्षण क्या है, जातियों के आधार पर दिया गया है, धर्म के आधार पर नहीं है आरक्षण की ये मुस्लिम है, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन है तो इनको आरक्षण दिया, ना ना ना।
आरक्षण लिंग के आधार पर मिलता है, लड़का और ठीक है जर्नल का है और लड़की किसी और कास्ट की है तो उसको भाई थोड़ा सा आरक्षण मिलता है। वो किस फील्ड में मिलता है वो मेरे ख्याल में इकोनॉमिकली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती हैं, वो बाकी आप देखना। आरक्षण एरिया के अकॉर्डिंग, ये मैंने 5 फैक्टर आपको बताए थे ना अभी जो हम देख रहे थे, लिंग के आधार पर उसके आधार पर, तो वो चीज़ हैं ये, ठीक है। आरक्षण लिंग के आधार पर लड़का लड़की और आरक्षण एरिया के आधार पर ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया, ये मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, फिर वो यूपीएससी का हो जाएगा, पीसीएस का हो जाएगा, लेकिन ये भी डिटेल भी हैं काफ़ी, ठीक है। इसमें आप बेसिक जो लाइनें 1 लाइन चीज़ें हैं उनको पकड़ जाओगे तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। अगर आप देखोगे जो ये आरक्षण का मामला है, इन 1992 में पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% एक्सेप्ट किया। उसके बाद आर्टिकल है भाई हमारा आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वालिटी में जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, तो भाई ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल था, 14 से लेके 18। अब हम आ गए 17 पे, 18 तक और चलेगा राइट टू इक्वालिटी, पहला फंडामेंटल राइट। उसमें मैंने आपको बताया था 20% हमने यूके से और 80% हमने यूएस से इसको अडोप्ट किया है, ठीक है। अब देखो भाई राइट टू इक्वालिटी में आता है अनटचेबिलिटी, जाति और धर्म पे छुआछात नहीं कर सकते कि ये छोटी जाति का है, ये इस धर्म का है, मुसलमान है, तो वहाँ पे छुआछात नहीं कर सकते, ठीक है। कानून बना है इसके लिए भाई, कानून बना कौन सा 1955 में, और इसको फिर अमेंड सख्त कर दिया गया कब 1989 में, इसको और भी कड़क कर दिया गया, लागू कर दिया गया नहीं कड़क कर दिया गया, और भी इसमें जो अच्छे अमेंडमेंट है ताकि सख्त सजा हो ये लेके आया गया। अनटच पहले क्या है ना, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे ये SC ST को भैया अपने पास में नहीं बैठने देते थे, दूर बैठो और नीचे ज़मीन पे बैठो, दिख जाते थे तो भैया इनको बड़ी दिक्कत थी, इन बेचारों को जीना मुश्किल था। तो ये अनटचेबिलिटी एक्ट आया कब भैया 1955 में कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसको सख्त किया गया 1989 में की बात आप ध्यान रखना। अनटचेबिलिटी इज़ नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, बट इट इज़ डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। पार्लियामेंट मेड अनटचेबिलिटी ऑफेंड एक्ट विच वॉज रीनेम्ड एज सिविल राइट, पार्लियामेंट ने ये लॉ बनाया था अनटचेबिलिटी ऑफेंड एक्ट, लेकिन बाद में इसको रीनेम कर दिया गया सिविल राइट 1955। लेकिन अगर आप देखोगे ना कि भाई कुछ चीज़ों में अनटचेबिलिटी ठीक है, अब किसी को कोविड हो रखा है तो कोविड में तो भैया डिस्टेंस बनाया जाए, अच्छा है ना, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, पॉजिटिव भेदभाव हो जाएगा भैया। किसी के साथ आप जो छुआछूत है, अगर उसको कोई ऐसी भी मतलब किसी के साथ आप छुआछूत कब कर सकते हो कि वह दूर हो जा, तो वो कब कर सकते हो भाई, जब उसको ऐसी बीमारी लगी है जो बाकी समाज को लग सकती है, तो उस टाइम पे आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है आप जाति के धर्म के आधार पर उसको ये कह रहे हो। अब वो अलग बात है, कोई ऐसी बीमारी फैली हुई है, बेशक वो फिर वो किसी धर्म में आता हो किसी जाति में आता हो, नो मैटर भैया, थोड़ा दूर बैठ, हमें दिक्कत हो रही है, कोविड हो जाए, ठीक है, तो ऐसी बीमारी जो भैया दूसरों में फैल सकती है और फिर समाज के लिए अच्छा नहीं है, तो उस चीज़ में ये चीज़ हो सकती है, मतलब छुआछात किया जा सकता है। कोई बोलेगा यार मेरे को बेशक कोविड हो रखा है, लेकिन भाई आर्टिकल 17 के अंडर में आप मेरे से दूर नहीं बैठ सकते, पास ही बैठना पड़ेगा, तो वो चीज़ नहीं है भाई। आर्टिकल 18 ये है भैया राइट टू इक्वालिटी में हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 में, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, 18 आ गए हैं। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड फंडामेंटल राइट करेंगे, ठीक है। तो भाई आर्टिकल 18 क्या बोलता है, अबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। अरे भैया जब देश आज़ाद हुआ, कोई महाराजा था, कोई सर कुछ था, ठीक है, कोई बड़ी पोस्ट पे था कुछ था, एक नाइट हुड होता था, नाइट हुड, कोई राय था, कोई बड़ा ज़मींदार था, अलग अलग इनको उपाधियाँ दी गई थी उस टाइम के रूल के हिसाब से। तो भैया जब देश आज़ाद हो गया तो बहुत सारी उपाधियाँ थी, तो इन उपाधियों को ख़त्म कर दिया गया बाई आर्टिकल 18 के इस आर्टिकल के अंडर में कि भैया ये उपाधियाँ करो तुम्हारी ख़त्म। लेकिन ये तो उपाधियाँ होगी ख़त्म, अच्छी बात है कि अबोलिशन कर दिया टाइटल्स का, ठीक है, लेकिन जो उपाधियाँ ले सकते हो वो उपाधियाँ कौन सी है जो आप लेके रह सकते हो, नेशनल अवार्ड बट नॉट यूज इन सरनेम। अब आपको भैया किसी अच्छे काम से आपको नेशनल अवार्ड मिला है, तब आप उसके नाम पे आप अपना सरनेम नहीं यूज़ कर सकते। नेशनल अवार्ड
फलाना फलाना नाम, ठीक है, नेशनल अवार्ड विजेता, कुछ भी रख सकते हो नाम, जैसे निखिल शर्मा, तो ऐसे नहीं रख सकते, वो सरनेम में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एजुकेशन और रैंक जैसे एजुकेशन, जैसे प्रोफेसर होते हैं टीचर, ठीक है, टीचर होते हैं, तो आप देखते होगे प्रोफेसर लगाते हैं, डॉक्टर लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं, ठीक है, आर्मी में लगाते हैं रैंक, जैसे कि सूबेदार की होगी सूबेदार दयाराम, या कोई और ऐसी रैंक है जो कर्नल की, लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की, ये सारी रैंक जो हैं वो लगाते हैं। तो वो उपाधियाँ बिल्कुल लिख सकते हो, लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज अगर आप देखो तो आर्टिकल 14 से लेके 18 राइट टू इक्वालिटी, ये हमने पढ़ा, सब समाज में समानता लाते हैं, ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव जो भेदभाव है वो किया जा सकता है अगर समाज में पॉजिटिव संदेश जा रहा है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उसके लिए। तो आज हम इस वीडियो में गाइज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर और पूरा करेंगे पार्ट 3 को हम, तो वो फिर हो जाएगा भाई बड़ा। अभी यहाँ तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट 19 से आगे करेंगे। तो भाई आज के 3 MCQ हैं, देखो 3 MCQ मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहला MCQ है, प्रथम जो रेल बजट था वो किसने पेश किया था? जो हमारा प्रथम रेल बजट था वो पेश किया था भाई जॉन मैथाई ने, नाम ध्यान रखना, जॉन मैथाई ने, ठीक है। उसके बाद सेकंड MCQ है भाई हमारा, भारत का सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है भाई हमारा गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, उत्तर प्रदेश। और कितना है भैया इसका डिस्टेंस कितना है? तो इसका डिस्टेंस है 1366.33 मीटर। ये प्लेटफॉर्म है हमारा, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। ऐसे गोरखपुर जो हमारा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में, इसकी आप लंबाई देख लो 1366.33 मीटर, और ये भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। उसके बाद भाई हमारा तीसरा MCQ है, सबसे लंबी सुरंग कौन सी है भैया? तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है वो कौन सी है? लंबी खाली सुरंग नहीं, रेलवे सुरंग, तो वो है हमारी पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग, जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और उसकी लंबाई कितनी है? 11.215 किलोमीटर। आप ये बात ध्यान रखना, तीनों MCQ। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।